आपने कहा था कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन छोड़कर जाएगा, अजीत पवार की डेथ हो गई। अब आने वाले महीनों में आप क्या कुछ बड़ा देख रहे हैं? कोई ना कोई ऐसी जगह जो धार्मिक जगह होगी वहां पे जल प्रलय जरूर होगी। ट्रम्प के नंबर्स, अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात जी। करें, अमेरिका के नंबर्स, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यूपी का जो राजा है वो बदल सकता है। और अखिलेश यादव की कुंडली क्या कह रही है? यूपी में नहीं दिख रहा है कि हाँ योगी जी फिर से हैं, आपने कहा कि एक नंबर जो है वो राजा का नंबर है, राहुल गांधी का भी नंबर है, वो राजा क्यों नहीं? क्योंकि उनके नेम की स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है। उनका जो नाम आता है, नाम का टोटल जो है, राहुल गांधी का टोटल जो है वो 36 पे आता है। 36 36 का आंकड़ा बोलते हैं। ये कौन से नंबर एंटी हैं? जिन नंबर्स की आपस में इन फ्यूचर नहीं बनने वाली है ना, है वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो एक नंबर को जी, अब ये वो कौन से नंबर है जो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? हस्बैंड से पहले सास का नंबर जरूर देखना चाहिए कि इनका मूलांक क्या है। वो कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं? तो एक काम हर किसी को करना चाहिए, पानी का दान। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको बहुत आसानी से, मतलब कम मेहनत में भी पैसा मिल जाता है? बहुत अच्छी की अगर बात करें तो 1 नंबर की, 6 नंबर की। डेली लाइफ में अगर पैसे को अट्रैक्ट करना हो तो क्या किया जा सकता है? तो एक उपाय कर्ज के लिए जरूर करना चाहिए। किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना है तो वो न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करे या फिर तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? क्योंकि भी। आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन एक के बाद एक सही साबित हुई। मैं बहुत अच्छी हूँ और सब प्रभु की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। अच्छा, आपने कहा था, मैं चाहूँगी कि वो प्रेडिक्शन हम थोड़ी सी याद दिला दें अपने दर्शकों को जो आपने मेरे ही पॉडकास्ट पे की थी। आपने कहा था कि सूर्य का साल है तो आग लगेगी। हमने लखनऊ में वो घटना देखी और हमने वो शायद रील भी शेयर की थी। जी। आपने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच में बड़ी घटना होगी आग की, जिसमें लोगों की जान जाएगी। वो शायद ये लखनऊ वाली ही घटना थी। जी। इसके अलावा आपने कहा था कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन छोड़कर जाएगा, अजीत पवार की डेथ हो गई। तो अब आने वाले महीनों में आप क्या कुछ बड़ा देख रही हैं? आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी शॉकिंग चीज़ें होने वाली हैं जिसकी हमने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। आप देखना 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आएगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा और भारत को पीओके मिल जाएगा। आप ये देखना, ऐसी मेरी जो कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं। अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से देखूं तब भी ये होता हुआ दिख रहा है, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखूं तब भी ये होता हुआ दिख रहा है। अच्छा। ज्योतिष के हिसाब से अभी भारत की भी मंगल की महादशा चल रही है और मोदी जी जो हैं उनकी भी मंगल की महादशा चल रही है। जब दोनों की मंगल की महादशा चल रही है, मंगल जो है भूमि का कारक है और भूमि में विस्तार होता हुआ दिख रहा है, साथ में युद्ध को भी दर्शाता है। तो आप देखना 2026 के एंड में या फिर 2027 की स्टार्टिंग में युद्ध 100% होगा, ऐसी कैलकुलेशन सारा कर रही हैं। और साथ में आप देखना भारत पीओके लेकर आएगा, ये होता हुआ हम और आप जरूर देखेंगे। साथ में अभी ये जो साल चल रहा है 2026, आपने देखा स्टार्टिंग से जब से शुरू हुआ है, सूर्य का साल है, जैसे मैंने कहा था। आग की घटनाएं आप देख रहे हो आए दिन, हम अपने आसपास भी देखते जा रहे हैं कि होती ही जा रही है। कभी किसी सोसाइटी में आग लग रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, सिलेंडर फट रहे हैं, ये सारी चीजें कंटिन्यूस चली जा रही हैं क्योंकि सूर्य का साल है। अब आप देखना ये जो बचे हुए 6 महीने हैं ना, ये भी बहुत आसानी से नहीं जाने वाले हैं। ये 6 महीने भी आप देखना लोगों को रुला के जाएंगे, लोगों को परेशान होते हुए जाएंगे। आप देखना फैमिलीज में आपस में लड़ाई झगड़े कलेश ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। आप हर दूसरे घर में देखना एक दूसरे से इतना ज्यादा बैर रखेंगे लोग, रिश्ते एकदम खत्म होते हुए आपको दिखेंगे। आप देखना लॉयल्टी लोगों की खत्म होती जा रही है। आए दिन आप देखना परिवार में लड़ाई झगड़े डिवोर्स ये सारे केसेस आप आए दिन देखते ही रहोगे। ये जो 2026 है ना, ये इतना परेशान करके जाने वाला है लोगों को कि 2025 तो कुछ भी नहीं था। आप डरा रही हैं? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं ये हकीकत बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है। साथ में आप देखना शनि ना अभी मीन राशि में जब भी शनि आते हैं, 30 साल पहले भी ये समय आया था, युद्ध भी हुए,
जब भी शनि मीन राशि में रहे तब तब आप देखना, पुरानी हम चीज़ों को उठा के देखें, 30 साल पहले युद्ध हुए थे। आप देखना जो हरित क्रांति हुई थी वो भी उस समय ही हुई थी जब शनि मीन राशि में थे। अच्छा। और अब भी यही समय आया है, तो युद्ध ज़रूर होगा। अनाज को लेके, चीज़ों को लेके भी दिक्कतें दिखती हैं, जल को लेके समस्या खड़ी हो सकती है। आप ये भी चीज़ें देखना कि आने वाले समय में, अभी तो भूकंप जो है बहुत कम आए हैं। अभी आपने देखा चाइना में कितना बड़ा लॉस हुआ भूकंप हाँ, का। हाँ, मैंने हाँ। आपको शायद हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें हाँ। हमने डिस्कस भी किया था। मैंने कहा भी था कि इस साल में बहुत भूकंप आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे कि तबाही मचा देंगे। छोटे मोटे भूकंप तो हर साल ही आते रहते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों की तो बात ही नहीं करते हैं। जब भी प्रेडिक्शंस करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, ट्रोल करने लग जाते हैं कि ये तो हर साल होता है, आग की घटना तो हर साल होती है, आग की घटना हर साल होती है। लेकिन आपने देखा 2026 जैसे शुरू हुआ है, युद्ध क्या हर साल होते हैं? जो ये युद्ध चल रहा है कभी भी नहीं होते। इतना युद्ध कभी नहीं हुआ जितना ये 2026 जब से शुरू हुआ है, तब से युद्ध चले ही जा रहा है। और आप देखना जाते जाते भी बड़ा युद्ध करके जाएगा 2026। और साथ में आप देखना आग की घटनाएं तो कंटिन्यूस चलती ही रहेंगी, लेकिन जल प्रलय भी अभी देखना बाकी है। आने वाला जो समय है वो जल प्रलय लेकर आएगा। कोई ना कोई ऐसी जगह जो धार्मिक जगह होगी वहां पे जल प्रलय जरूर होगी आने वाले महीनों में। आप देखना 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज होगी, और ये आप लिख के रख लो। ऐसी जो तो मेरी ये किस कैलकुलेशन हिस्से है, में हो सकती है? धार्मिक जगहों पे कहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं, कोई एक पर्टिकुलर जगह का देश नाम में नहीं, किसी भी जगह पर? देश में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो धार्मिक जगह होगी, वहां पे जल प्रलय होगी, जिसकी ओके। वजह से जान मान का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। साथ में भूकंप की भी बहुत सारी घटनाएं अभी आने वाले समय में होने वाली हैं, और युद्ध भी होने वाला है। भारत पाकिस्तान आमने सामने होगा, युद्ध होगा, और भारत पीओके लेकर आएगा। ये 2026 के एंड में और 2027 में कभी शुरुआत में। भी हो सकता है, ओके। 2026 के एंड में या 2027 में? होता हुआ दिख रहा है ये 100%। ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता इसके है? अलावा आप देखना राजनीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। कैसा राजनीति में बदलाव? ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो शॉकिंग होंगी। बहुत सारे ऐसे नेता बदले जाएंगे जो शायद बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, वो भी चेंज होंगे। उनको हटा दिया जाएगा? उनको हटा दिया जाएगा। तो आप देखना राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जब शनि मीन राशि में होते हैं तो राजा बदलता है, बहुत जगह के राजा बदलेंगे। चाहे वो छोटी छोटी जगहों की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहां के भी सीएम चेंज होंगी। रेखा गुप्ता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग, उनकी कुंडली के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। उनको हटा दिया जाएगा? जी। और ये कब हो सकता है? 2026 में? 2026 के एंड में या 2027 में, ये शुरुआत में ये आप देखना होगा। अच्छा। वो अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश के सितारे क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी जो सितारे कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, और आप देखना बीजेपी में शॉकिंग कुछ हो सकता है। यूपी में योगी जी की कुंडली जो है स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है कि आएगी तो बीजेपी। लेकिन योगी जी का इस साल बीजेपी में देखना कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। स्थान परिवर्तन मतलब जहां वो अभी हैं वहां से हटने के योग हैं कुछ, और उनका विस्तार होता हुआ दिख रहा है। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है? नहीं, ये कुछ अच्छा होगा योगी जी के लिए, खराब नहीं होगा। लेकिन यूपी में नहीं दिख रहा है कि हाँ योगी जी फिर से आए। ये बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बड़ी प्रेडिक्शन आप कह रही हैं, तीसरी बार सीएम नहीं बनेंगे? हाँ, तीसरी बार बहुत मुश्किल दिख रहा है कि योगी जी सीएम बने यूपी के। अच्छा। ये मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है कि इस बार यूपी का जो राजा है वो बदल सकता है। यूपी का राजा बदल सकता है? आएगी बीजेपी, जीत बीजेपी की ही निश्चित है। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा। ओ, ये होता हुआ स्ट्रॉन्ग मुझे इशारा कर रही है सारी कैलकुलेशन। योगी जी की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 5 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से, उनके पर्सनल ईयर के हिसाब से, उनकी कुंडली के हिसाब से कुछ बदलाव होता हुआ उनके जीवन में दिख रहा है। अच्छा। आने वाले समय में तो ये अच्छा होगा या बुरा? अच्छा होगा। योगी जी के लिए आने वाला जो समय होगा वो अच्छा होगा। राजनीति में वो देखना अभी थोड़ा सा उनके लिए कठिन समय होगा, लेकिन उस कठिन समय को वो बहुत अच्छे से पार करेंगे, और आप देखना वो आगे बढ़ेंगे, और एक दिन योगी जी भारत के प्रधानमंत्री 100% बनेंगे। उनकी
जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कुंडली देखें तो उसमें भी योग है। भारत के प्रधानमंत्री वो एक दिन जरूर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ वो अब अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ओके। और अखिलेश यादव की कुंडली क्या कह रही है? अखिलेश जी का देखना, यूपी में अभी जो उनके इलेक्शंस की जो परफॉर्मेंस होगी पहले से बेटर होगी, बहुत अच्छी टक्कर देंगे। लेकिन सीएम बनते हुए अभी अखिलेश यादव जी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। बेहतर परफॉर्म करेंगे, बस बेहतर परफॉर्म करेंगे, टक्कर देंगे अच्छी खासी बीजेपी को। बहुत सारी जगहों पे वो बहुत पर अखिलेश अच्छा मुख्यमंत्री करेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री बनते हुए अभी अखिलेश जी नहीं दिख रहे हैं। अभी उन्हें और मेहनत की और संघर्ष की अभी आवश्यकता है। अच्छा, अगर हम बात करें अमेरिका, अमेरिका की कुंडली, ट्रंप की कुंडली, ट्रंप के नंबर्स, अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें, अमेरिका के नंबर्स किस ओर इशारा करते हैं? अमेरिका के लिए ये जो समय है ना बहुत ज़्यादा कठिन साबित होने वाला है, और ट्रंप के लिए भी ये समय बहुत टफ टाइम उनका चल रहा है। आप देखना, ट्रंप के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है आने वाले समय में, और साथ में ट्रंप का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा संकट भरा है। आने वाले समय में उनका करियर खत्म होता हुआ आप देखोगे पॉलिटिकल चीज़ों में। साथ ही में आप देखना उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं। आने वाले जो गोचर हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें, ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, या अमेरिका के हिसाब से अगर हम देखें, अमेरिका के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो ट्रंप के लिए ये समय बहुत बड़ा संकट लेकर आएगा। ट्रंप के लिए मतलब बहुत बड़ा संकट है आने वाले महीनों में? जी, बहुत बड़ा संकट है। ऐसी हरकतें ट्रंप इस साल करेंगे जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर एकदम खत्म हो जाएगा। तो मतलब ट्रंप के लिए आखिरी साल है? बिल्कुल, उनके लिए एक आखिरी साल है और आखिरी समय है। अच्छा प्रियंका, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, अगर हम नंबर्स के हिसाब से, क्या नंबर्स के हिसाब से शादी के वक्त भी मैचिंग देखनी चाहिए? मतलब किस नंबर की किस नंबर के साथ पटेगी? तो अगर हम, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो उन्हें किस नंबर के पार्टनर को चूज करना चाहिए? क्या इससे पता चल सकता है? आजकल ना किसके साथ पटेगी ये देखने से ज्यादा जरूरी है कि इसके साथ नहीं पटेगी। तो एक्चुअली हम उस नंबर पे बात करते हैं कि किसकी किसके साथ नहीं निभेगी। ओके, ठीक है, 1 से लेकर 9 नंबर सारे नंबर्स लेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन से नंबर को कौन से नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे डाइवोर्स के केस आ रहे हैं, बहुत सारे नई नई शादियां हो रही हैं, 2 महीने में शादियां खत्म हो रही हैं, किसी की 6 महीने में शादी खत्म हो रही है, कोई 12-12 साल का रिलेशनशिप है फिर भी खत्म होते जा रहा है। तो ये जो चीजें आ रही है ना, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लॉयल्टी इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो शादियां आजकल मजाक बन के रह गई हैं। और आप देख रहे हो कि आने वाले समय में कितनी सारी शादियां टूटेंगी, कितने लोग आपस में एक दूसरे को धोखा देंगे। आने वाले समय में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नंबर्स का जो लॉजिक है ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो कि अभी कितने सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें शादियां, कितनी अच्छी शादी कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, कितनी रील्स बना रहे हैं, कितने फोटो आप देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा प्यार करने वाला, इनसे ज्यादा साथ निभाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन आप रिजल्ट देख रहे हो कि कितनी सारी लड़कियों के साथ कितना कुछ हो रहा है आज के समय में। कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं कि आज शादी हुई, 6 महीने बीते नहीं कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्यार खत्म हो गया है, बिल्कुल अटैचमेंट ही नहीं है, लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आजकल लोग कुंडली मिलवा लेते हैं लेकिन नंबर्स को नहीं मिलवाते। नंबर्स मिलाने भी बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट कुंडली मिलान करना है उतना ही इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आपको जरूर देखने चाहिए। क्योंकि आजकल, पहले के समय में क्या होता था कि एडजस्ट करते थे लोग एक दूसरे के नेचर को। अगर बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत सोच रहे हैं, तो भी शादियां चल जाती थी। पहले के समय में ये होता था। लेकिन आज के समय में अगर आज आप दूसरे के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आज आप उसको नहीं समझ रहे हो, तो वहां पे आपके बीच में दूरियां आ जाती है, वहां पे आपके रिश्ते हो जाते हैं खत्म। तो ये समय है, ये दौर है। तो इस दौर में आपको कुंडली मिलान तो करवाना ही करवाना है, लेकिन साथ में आपको आपके नंबर्स भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनकी सामने वाले नंबर्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती, और आप देखना जो अपोजिट नंबर होते हैं वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, जिन नंबर्स की आपस में इन फ्यूचर नहीं बनने वाली है ना, वो सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब वही आते हैं। ओह माय गॉड।
और आप देखोगे कि ऐसे ऐसे नंबर्स के लोग शादी करते हैं और रिश्ता नहीं चलता है, फिर खत्म हो जाती है। प्यार जब होगा तो ऐसा होगा कि बस बिल्कुल अभी शादी कर लो, रह अभी नहीं हम सकते जीने एक मरने दूसरे की कस्में खा लेते हैं, हाँ, रह ही नहीं सकते। हाँ, मतलब हर समय उनको वही चाहिए, ऐसा अट्रैक्शन कर देता है। और उसके बाद में जहाँ शादी हुई वहां पे रिश्तों में फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ये होता है नंबर्स का। जितने एंटी नंबर्स होते हैं ना, वो आपस में उतनी जल्दी ही अट्रैक्ट होते हैं। ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने इतने लोगों पे रिसर्च करके देखा है, इतने सारे न्यूमरोलॉजी ग्रिड्स देखी हैं कि जितने अपोजिट हैं उतने ही अट्रैक्ट हैं और वही प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं बाद में फिर। अच्छा, तो आप ज़रा ये बताइए कौन से नंबर एंटी हैं और कौन से नंबर एक दूसरे के साथ एंटी होने के बावजूद ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? जी, अगर एक नंबर की हम बात करें, सबसे पहला नंबर है ये, जी। तो एक नंबर को 8 नंबर से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहले शादी हुई है, 1 और 8 हाँ, वाले, और वो यस। जैसे-तैसे निभा रहे हैं बस। हुँ, आप ये देखना, उनकी लाइफ में अगर हम उनसे जाके पूछेंगे ना, वो कह तो देंगे कि नहीं भाई हमारी तो बहुत लंबी शादी चल रही है, 30 साल हो गए, लेकिन जब आप उनके दिल से हाथ रख के पूछवाओगे ना, तो वो बताएँगे कि हम एडजस्ट करते हुए आ रहे हैं। हम अपनी ओके। फीलिंग्स को मारते हुए आ रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को खत्म करते हुए हमने हुँ, इस रिलेशन को चलाया है। क्योंकि 1 नंबर जो है सूर्य का नंबर है, 8 नंबर जो है शनि का नंबर है। दोनों एक तो पिता-पुत्र आपस में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग दोनों की अलग हो गई। एक इधर की सोचेगा, दूसरा उधर की सोचेगा, दोनों की सोच एकदम अलग है। तो ये दिक्कत आती है 1 और 8 को। तो अगर 1 नंबर वाला है तो उसे 8 नंबर से बच के रहना चाहिए। अगर आपको 8 नंबर की तरफ देखना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 8 नंबर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, 1 नंबर वाले। अच्छा। अट्रैक्ट अपने आप अट्रैक्शन बढ़ जाता है 1 और 8 का। ओके। लेकिन वहाँ पे आपको बच के चलना है, वहाँ से आपको शादी नहीं करनी है। मतलब जिसका 1 हो वो 8 नंबर से शादी ना करे जी, और 8 नंबर वाला भी 1 को अवॉइड करे? 1 को अवॉइड करें। ओके, ये चीज़ समझनी है 1 ठीक नंबर है। वाले को और 8 नंबर वाले को। अगर 2 नंबर की हम बात करें तो 2 नंबर है चंद्रमा का नंबर। अच्छा, अगर 1 और 8 ने कर ली है शादी मान लीजिए, जी, तो उसके लिए रेमेडी क्या होगी? 1 और 8 ने अगर शादी कर ली है, हाँ, आपको आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट को एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए। ओके। अगर दिक्कतें आ रही हैं शादी में, हुँ, तो आप बिल्कुल आइए और अपने चार्ट का एनालिसिस करवाइए। चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी रेमेडी होंगी, कारगर साबित होंगी। और साथ में अगर 1 और 8 की हम बात करें, तो वो आपका एक पहलू हो गया। साथ में हमें आपका भाग्यांक भी देखना होता है कि ओके। कौन-सा भाग्यांक है आपका, आपके पार्टनर का क्या भाग्यांक है, कौन से नंबर्स आपके ग्रिड में मिसिंग हैं, कौन से नंबर उनकी ग्रिड में मिसिंग हैं, कैसे-कैसे नंबर्स आपके बीच में कंपैटिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर तब हम आपको रेमेडी बताएँगे। तो सबसे पहले तो एनालिसिस करवाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अब एनालिसिस नहीं करवा सकते हो, एक जनरल रेमेडी की मैं अगर बात करूँ, तो 1 नंबर वाले ने अगर 8 नंबर वाले से शादी कर ली है और कुछ दिक्कतें आ रही हैं और आप एनालिसिस नहीं करवा सकते, तो उस केस में आपको एक उपाय करना चाहिए। आपको सिंदूर लेना है, एक नई सिंदूर के डिब्बे लीजिए और शिव जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे माँ पार्वती को वो सिंदूर की डिब्बी आप अर्पित कर दीजिए। ओके। और वहाँ पे बैठ के आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में ये दिक्कतें चल रही हैं, आप इस परेशानी को मेरी खत्म करो। जिस दिन मेरी ये परेशानियाँ धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएँगी, जैसे-जैसे चीज़ें बेहतर होंगी मेरी मैरिड लाइफ की, उस दिन आप संकल्प लेकर जाओ कि माँ मैं आपके व्रत करूँगी। चाहे आप सोमवार के व्रत का संकल्प लेकर आ जाओ या ओके। फिर आप पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेकर आ जाओ। और फिर आप देखना जैसे-जैसे चीज़ें सुधरें, आप पूर्णिमा के व्रत कर लो या सोमवार के व्रत करने शुरू कर दो। जितने दिन का संकल्प लो, उतने दिन आप अपने संकल्प को पूरा करो। ये उपाय ज़रूर करो अगर मैरिड लाइफ में 1 और 8 वाले की दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, नंबर 2? नंबर 2 की बात करें तो चंद्रमा का नंबर है। 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शांत होते हैं। अच्छा, ये खाली 2 वाले कई बार वो डबल 1 वाले भी होते हैं, वो भी 2 हो जाते हैं। हाँ, वो भी 2 हो जाते हैं। तो वो वैसे ही देखेंगे, टोटल ही देखेंगे? बिल्कुल, टोटल ही देखना है, ओके। मूलांक के हिसाब से देखना हाँ, है। ओके, किसी ओके। का जैसे 11 तारीख है, तो भी 2 हो गया, किसी का 2 तारीख है, उसका भी 2 हो गया। हुँ, तो ये चीज़ देख लें, अपने नंबर्स को निकाल के उसके ठीक है। अकॉर्डिंग कर लें। ओके। साथ में अगर 2 नंबर की बात करें ना, चंद्रमा का नंबर है, शांति का नंबर होता है, बहुत ज़्यादा चंचलता का भी नंबर है, बहुत ब्यूटी का भी नंबर है 2 नंबर। तो 2 नंबर वालों को ना 4 नंबर से, क्योंकि राहु का नंबर है, 2 और 4 आपस में, क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एंटी हैं, ओके। तो 2 को 4 से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर 4 नंबर से 2 नंबर वाले ने शादी कर ली ना, 2 नंबर वाले को हमेशा 4 नंबर वाला देखना अपने अकॉर्डिंग चलाता रहेगा, अपने अकॉर्डिंग चलाता रहेगा।
क्योंकि ओके। राहु है वो हम्म। आपके ऊपर भारी हो जाएगा। हाँ। अगर 2 और 4 की शादी चल रही है तो वो 2 नंबर वाले की वजह से चल रही है, क्योंकि 2 अच्छा। नंबर वाला बेचारा एडजस्ट करके चल रहा है। हम्म। साथ में अगर हम देखेंगे, अगर 4 नंबर की वाइफ हो गई ना, तो वाइफ की वजह से ही देखना घर में इतने कलेश झगड़े ये सारी चीजें होती रहेंगी। अगर 2 और 4 की शादी हो चुकी है तो आप देखना लोग कमेंट में बताएंगे भी इस चीज को। साथ पर में लोग कहेंगे वाइफ ही क्यों करेगी कलेश? नहीं, 4 नंबर है ना, अगर तो चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अगर दोनों में कोई दोनों भी ही कलेश थोड़े से करेगा। भारी होंगे 2 नंबर वाले पे। ओके। हाँ, 2 नंबर है और 8 नंबर है, वो भी आपस में एंटी होता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा, शनि ओके। क्या है, लोहा है, चंद्रमा क्या है, पानी है, तो दोनों आपस में मिलेंगे, जंग लगेगा। तो इसलिए 2 को 8 से भी बचना चाहिए, 2 नंबर वालों को 8 नंबर वालों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो जाता है। 2 हम्म। नंबर है, 8 नंबर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, 4 नंबर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अच्छा। इन चीजों से बचना चाहिए। 9 नंबर से भी थोड़ा सा 2 नंबर वालों को सावधान रहने की जरूरत है। इतना ज्यादा एंट्री नहीं होता है, लेकिन हाँ होता है, क्योंकि 9 नंबर जो है ना मंगल का है, मार्स का है, तो थोड़ा सा डोमिनेट वाला नेचर हो जाता है, डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है 9 नंबर वालों का। तो 2 नंबर को इन 3 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। साथ में बात करें अगर कि क्या इन्हें उपाय करने चाहिए उपाय अगर करना चाहिए शादी क्योंकि हो अगर गई हो है गई है शादी। हाँ। तो जिनकी भी अगर इस ऐसे एंटी नंबर से शादी हो गई है, और शादी को तो चलाना ही है, खत्म करना तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले सुबह उठिए, स्नान कीजिए, उसके बाद में गंगा जल लो थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़ा सा जौ मिलाने हैं और शिव जी के मंदिर जाना है और शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर ये आप कंटिन्यू करना शुरू कर दें 2 नंबर वाले, तो उनकी मैरिड लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से उन्हें धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में चले जाएं, साथ में मिलकर अगर जल अर्पित करें तो ज्यादा और अच्छा। स्ट्रांग होगा उनका रिलेशनशिप। जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो महादेव को समर्पित कर दो, उनको बोल दो कि प्रभु अब आपके हवाले हैं चीजें, आप जानो क्या करना है। तो वहां से आपकी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर 3 नंबर की हम बात करें, 3 नंबर क्या है ना, गुरु का है, ज्ञान का है। 3 नंबर वाला बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होता है। 3 नंबर वाले चीजों को मैनेज करके चलने की जरूरत होती है कि हाँ भाई चलो ठीक है ऐसा है, मैनेज कर लेते हैं। तो 3 नंबर वाले मैनेज करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। 3 नंबर की वाइफ बहुत अच्छी वाइफ साबित होती है। अच्छा। हाँ, और बात करें अगर 3 नंबर वालों को, तो सबके साथ में मैनेज कर लेते हैं। 6 नंबर के साथ में मैनेज नहीं कर पाता 3 नंबर, क्योंकि अच्छा। 3 जो है वो गुरु बृहस्पति का नंबर है। 6 नंबर जो है वो भी गुरु है, लेकिन वो दैत्यों के, राक्षसों के गुरु कहे गए हुए हैं। तो दोनों का आपस में एकदम एंटी कॉम्बिनेशन है। तो 3 वालों को 6 वालों से शादी नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर शादी हो गई है, चीजें खराब चल रही हैं, तो उसकी आप रेमेडी ले सकते हो। लेकिन अगर इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो और ऐसे नंबर्स आपके आसपास हैं, तो आप देखना अट्रैक्शन होगा, लेकिन आपको बचना चाहिए उन चीजों से। 3 को 6 से बचना ही चाहिए। साथ में उपाय क्या करें, अब 3 नंबर्स की अगर शादी हो गई है तो आपको किसी भी मंदिर में एक केले का पेड़ आपको जरूर लगवाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके। किसी भी मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहां पे आप केले का पेड़ लगवा दो दोनों। और साथ में एक हल्दी की माला आपको बनानी है, जो हल्दी की गांठ होती है ना, उसकी माला आप बना लो। 108 आपको हल्दी की गांठ लेनी है और कलावे से उसको जोड़ते जाओ और गांठ लगाते जाओ। ऐसे करके एक आप माला बना लो और विष्णु जी के मंदिर में जाओ और माँ लक्ष्मी को वो हल्दी की गांठ की माला आप अर्पित करो, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में। तो आप देखना अगर 3 नंबर वाले की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो चीजें थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। जो हल्दी की गांठ की माला है वो अगर आप 11 गुरुवार या 7 गुरुवार कंटिन्यू करते हो, तो आपकी चीजें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 4 जो है राहु का नंबर है। 4 नंबर जो है थोड़ा सा हटके चलने वाला नंबर है। मतलब दुनिया अगर सीधे रास्ते में जा रही है ना, तो उनको ये सीधे ही क्यों जा रहे हैं, इधर से क्यों नहीं निकल जाते, ये शॉर्टकट लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा रहते हैं 4 नंबर वाले। अब 4 नंबर है, राहु का नंबर है, तो वैसे अगर हम कहें 4 नंबर वाले एडजस्ट करते हैं चीजों को, लेकिन उनको ये नहीं पसंद है कि कोई मेरे ऊपर रोक टोक करे। फैमिली में भी अगर आप देखोगे ना, कोई कोई सी फैमिली ऐसी होती है कि बच्चा होता है ना, कि घर में सब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, वो कहता है कि नहीं ये इससे करने से कुछ नहीं होता, जल चढ़ाने से क्यों होगा, मेहनत करने से होगा, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो वो एकदम अलग हटके चलने वाले 4 नंबर वाले होते हैं। अगर पूजा पाठ करने पे आ जाएं तो वो इतनी पूजा पाठ करेंगे कि एकदम गुरु ही बन जाएं, ऐसे भी होते हैं, क्योंकि कितने सारे कथावाचक हैं उनके 4 नंबर है। अच्छा। हाँ,
जय किशोरी जी उनका भी 4 नंबर है। तो अच्छा। अगर भक्ति पे आए तो वो अलग लेवल के भक्त बन जाते हैं, और हम्म, अगर कर्मों के ऊपर विश्वास करने वाला होगा तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा चीजों पे। तो एकदम अलग नेचर हो जाता है 4 नंबर वालों का। अब 4 नंबर है तो एक तो शनि से बचना है। 8 नंबर के साथ 4 नंबर को शादी नहीं करनी है, 4 वालों को 8 से शादी नहीं करनी है। अच्छा। 2 नंबर से भी बचना है 4 वालों को, क्योंकि वो भी दोनों का आपस में एंटी हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो 2 नंबर वाले से भी ना करें 4 नंबर वाले। 9 नंबर से भी आपको शादी नहीं करनी है। तो 4 वालों को 8 से, 2 से और 9 से, इन 3 नंबर से बच के चलना है 4 नंबर वालों को। ये कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो आपस में दिक्कतें आएंगी। कई बार एक के साथ भी इतना अच्छा नहीं बन पाता है दोनों का, लेकिन हाँ ये एक के साथ फिर भी मैनेज करके चल लेते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं बट मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 8 वाले के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। 4 नंबर वाले ने अगर 8 से या 2 नंबर वाले से शादी कर ली है और दिक्कतें आ रही हैं तो आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अच्छा। आप 1 डिब्बी शहद लेकर जाओ और भोलेनाथ पे अच्छे से अभिषेक करो, उसके बाद में जल अर्पित करो, दोनों साथ में मिलके, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलके करें। अगर नहीं जा रहा है हस्बैंड तो वाइफ भी अकेले जाके कर सकती हैं, बट अगर दोनों साथ में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये करना अगर शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मैरिड लाइफ की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, जो खटास है, वो मिठास में बदल जाएगी। अच्छा। हाँ ये करना चाहिए। नंबर 5। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर वाला ना हर किसी के साथ वैसे कंपेटेबल होता है। अच्छा। ये एक ऐसा नंबर होता है कि हाँ ठीक है, ओपन थोड़े माइंडेड के होते हैं 5 नंबर वाले, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करके चल लेते हैं। थोड़ा इनका स्वभाव जो 5 नंबर होता है ना, बुद्ध का नंबर है, राजकुमार का नंबर है। और राजकुमार क्या है, बच्चा है, वो हर किसी के साथ में ना चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो 5 नंबर वाला किसी भी नंबर से शादी कर सकता है। ओके। हाँ, तो 5 तो नंबर उसके लिए वाले कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो नंबर वाला मिले उससे कर लो शादी, कोई लेकिन दिक्कत वो है नहीं। दूसरे नंबर वाला परेशान करे 5 नंबर वाले को हाँ तो। ये हो सकता है, क्योंकि ऐसे ना आपको नंबर्स नहीं लेने हैं। जैसे कि 5 नंबर है, 1 नंबर के साथ में बहुत अच्छा रहता है। तो अगर 5 नंबर वाला है और 1 नंबर की वाइफ है तो बहुत अच्छा दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि राजा और राजकुमार जब एक हो जाएंगे तो आप देखना लाइफ को कितने अच्छे से मैनेज करके चलेंगे। तो 3 नंबर वाले के साथ में अगर 5 नंबर वाले की हो गई, क्योंकि वो गुरु है, वो राजकुमार है, उसकी भी आपस में बहुत अच्छी चलेगी। तो ये नंबर ज्यादा अच्छे होंगे। अगर 5 नंबर वाले शादी करना चाहते हैं ना तो 1 नंबर और 5 नंबर 1 नंबर और 3 नंबर से अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। 5 नंबर वालों को अच्छा, बेस्ट इनमें नंबर जो ढूंढना आपने चाहिए। नंबर्स बताए हैं वो भाग्यांक भी नहीं होना चाहिए किसी का, हाँ भाग्यांक में नहीं होना है चाहिए ना? जैसे 1 नंबर किसी का था और आपने बताया उसको 8 से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, तो अगर किसी का भाग्यांक भी अगर पता चल पाता है तो उससे भी बचने की जरूरत होती है। उससे भी बचने की जरूरत होती है। नंबर 6 की अगर हम बात करें, नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 को 3 नंबर से बचना चाहिए। 3 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, बाकी आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, चीजें स्मूथली चल जाएंगी। लेकिन 3 के साथ में थोड़ा सा एंटी कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो दोनों की सोच एकदम डिफरेंट हो जाती है। और आज के समय में कलयुग की अगर हम बात करें तो सोच पहले देखी जाती है, और साथ में और भी जैसे आजकल शादियों में दिक्कतें आती हैं, सास की वजह से दिक्कत आ गई, सास के भी नंबर मैच करवाने चाहिए। मुझे लगता है सास के पहले करवानी चाहिए। बिल्कुल, हस्बैंड से पहले सास का नंबर जरूर देखना चाहिए कि इनका मूलांक क्या है, क्योंकि दिक्कतें वहां से ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं लोगों की लाइफ सही में। बात है। तो आजकल सच में ये चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक फैमिली में आपको रहना है और बॉन्ड बना के चलना है तो ऐसा ना हो कि वो एकदम एंटी कॉम्बिनेशन हो और दोनों के आपस में बिल्कुल बने ना हो, फिर कलह हो। कलह हो। तो ये जरूर देखना चाहिए। तो 6 वाले जिनका आप बता रही है कि 3 से उनको 3 अवॉइड से करना नहीं चाहिए, करना मान चाहिए। लीजिए किसी की हो गई, किसी की अगर फिर हो वो गई क्या है तो करें? उनको उपाय करना चाहिए। 6 नंबर वाला है, उसको 3 नंबर के साथ में अगर शादी कर ली है तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको पीला कपड़ा लेना है। ओके। उसमें आपको हल्दी रखनी है, हल्दी की गांठ, और साथ में आपको चने की दाल रखनी है, 1.25 किलो चने की दाल और 7 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध के किसी भी मंदिर में दान करना चाहिए गुरुवार के दिन। ऐसा 7 गुरुवार लगातार करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं तो 7 गुरुवार आप ये कंटिन्यू करें, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी धीरे धीरे बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। नंबर 7 की अगर बात करें, नंबर 7 की अगर बात करें तो 7 नंबर वालों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें मैरिड लाइफ को लेके ख़राब होती हैं।
7 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। 7 नंबर जो है उसको अगर 4 नंबर से शादी करनी है तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 और 4 का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, राहु और केतु। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों के आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग चलती है कि अच्छा चल ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब है मैं ये कर दूँ, तुम इस समय तुम्हें ये दिक्कत है चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो दोनों आपस में बहुत अच्छा मैनेज करके चलते हैं लाइफ को। तो 7 नंबर वाला अगर 4 नंबर से शादी करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक होते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ में अगर शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में मिलके शिव जी के मंदिर में एक त्रिशूल जरूर चढ़ाएं। आपकी लाइफ में अगर मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कतें आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। शिव जी आपकी जो मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं उसका नाश करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां आने लगेंगी। नंबर 8 की अगर बात करें तो नंबर 8 वाले किससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और किससे उनको बचना ही चाहिए? मतलब 8 नंबर वालों का जो है ना 1 नंबर वालों के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है और अच्छा। 8 नंबर वालों को 1 नंबर वाले से बचना ही चाहिए। हाँ, जैसे आपने शुरू में भी बताया। हाँ, और 2 नंबर से भी 8 नंबर वालों को बचना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में शनि और चंद्रमा है। तो इन नंबर से 8 नंबर वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, 2 नंबर से और 1 नंबर से। ये 2 नंबर से 8 नंबर वाले शादी ना करें। अब मान लीजिए 2 और 8 की शादी हो गई या 1 और 8 की शादी हो गई, तो उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? मतलब उनको कुछ रिलीफ मिले, कुछ राहत मिले? जी, 2 नंबर की अगर 8 नंबर से या 1 नंबर से शादी हो गई है तो जो भी वाइफ हैं वो ये उपाय करें। एक पुड़िया में सिंदूर करके आप अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रख दीजिए और 7 दिन तक वो कंटिन्यू रखा रहने दीजिए। 7 दिन के बाद में आपको वो सिंदूर लेना है और उसी सिंदूर को आपको अपनी मांग में लगाना है। ये कंटिन्यू करना आप शुरू कीजिए, आप देखना ये उपाय आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी कलेश चल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। और जब वो सिंदूर खत्म हो जाए तो आपको दोबारा से ये उपाय करना है और फिर से वही सिंदूर आप यूज़ करते रहो। ऐसा अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो, वही सिंदूर आप अगर इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल लेती हूँ। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है जी, अब वो ना रखने दे सिंदूर तकिए के नीचे, तो आपको ये बिना बताए चुपचाप से करना है। हाँ। ताकि उन्हें पता ना चले, आप कवर करके चुपचाप से रख दीजिए और बिना बताए आप ये उपाय करते रहिए कंटिन्यू। ओके, तो इससे बहुत लाभ हाँ, होगा। बहुत सारा लाभ हो जाएगा। नंबर 9 की अगर बात करें, नंबर 9 को किन नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए? 9 नंबर जो है ना मंगल का नंबर है तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है 9 नंबर्स वालों को। तो 9 नंबर को 1 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर है सूर्य का है, तो सूर्य के पास भी तेज है, गुस्सा है, तो 1 को 9 से नहीं करनी चाहिए। साथ में 9 नंबर वालों को 6 नंबर वालों से भी गलती से भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों आपस में एंटी होते हैं और दोनों आपस में अट्रैक्ट भी जल्दी होते हैं। तो 9 नंबर वाले को 6 नंबर वाले से नहीं करनी चाहिए और 1 नंबर से नहीं करनी चाहिए। ये नंबर से बचना है। साथ में 9 नंबर वाले को 4 नंबर वाले से भी गलती से भी शादी नहीं करनी चाहिए। 1, 4 और 6 ये 3 नंबर से बचना है। अगर हो गई है शादी तो क्या उपाय करना चाहिए? अगर 9 नंबर वाले की जो वाइफ है या हस्बैंड है, दोनों में से कोई भी है और चाहते हैं कि रिश्ता बचे, तो आपको आपके घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। अगर महीने में एक बार मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करवाते हो तो आप देखना धीरे धीरे आपकी जो मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं या गृह क्लेश चल रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये 9 नंबर वालों को जरूर करना चाहिए। ओके, चलिए ये तो आपने बताया कि किन नंबर्स को किन नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ऑडियंस का सवाल ये भी होगा कि वो कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं? सबसे ज्यादा अगर मैं धोखा खाने की बात करूँ तो 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। चाहे वो मैं प्यार के मामले में कहूँ या फ्रेंड सर्कल के मामले में कहूँ या जैसे हम कोई बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में तो उसमें कहूँ, तो 2 नंबर वाले को और 7 नंबर वाले को लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशन का नंबर होता है। मतलब बहुत जल्दी हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले। तो उनके साथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि 2 नंबर और 7 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है जी। अब ये वो कौन से नंबर है जो सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं? हाँ, अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ना 8 नंबर वाले के ऊपर भी आंख बंद करके कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, 8 नंबर वालों के साथ भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। साथ में 4 नंबर वाले जो होते हैं ना डुअल पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं। तो 4 नंबर पे भी आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो सामने आपके क्या आपको प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं और वो है क्या, वो
समझने के लिए आपको पूरा जीवन निकालना पड़ेगा उनके साथ में। इतने Okay. मिस्टीरियस होते हैं 4 नंबर वाले। तो 4 नंबर से भी कहते हैं ना कि बहुत आपको बच के चलना चाहिए। 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाला तो आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेता है, दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन अगर धोखा देने की मैं बात कहूँ, जो फितरत एक होती है तो वो 8 नंबर की और 4 नंबर की बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और वो कौन सा नंबर है जो कभी किसी को धोखा नहीं देते, जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है? देखिए, आँख बंद करके विश्वास किया जाता है, उसके लिए तो पूरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं नंबर्स वाइज़ नॉर्मल मतलब इन आपका जनरल एक्सपीरियंस अगर क्या मैं कहता है? हाँ। जनरल अगर हम चीज़ों की बात करें तो आँख बंद करके आप 2 नंबर वाले के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ओके। और साथ में 1 नंबर वाला भी जो होता है वो भरोसेमंद व्यक्ति होता है। अच्छा। और साथ में अगर 6 नंबर की हम बात करें तो 6 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो भी किसी के साथ गलत नहीं नहीं करेगा, ईमानदार। ईमानदारी बहुत ज़्यादा होती है 6 नंबर प्रियंका वाले का की। भी 6 नंबर है, मेरा मेरा भी भी 6 नंबर है। हाँ। तो 6 नंबर वाले बहुत ईमानदार होते हैं और वो किसी के साथ ना गलत नहीं कर सकते। 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर वाला व्यक्ति भी हेर-फेर करना, इधर-उधर की चीज़ों को करके शॉर्टकट लेना, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। 3 नंबर ओके। भी बहुत ज़्यादा वफ़ादार नंबर कहा गया है। ओके। तो ये 3 नंबर हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और साथ में 5 नंबर। 5 नंबर भी। 5 नंबर भी बहुत ट्रस्टेबल नंबर है। 1, 3, 5 और 6 ये नंबर्स ऐसे हैं जो आपके साथ लॉयल्टी दिखाते हैं, आपके साथ चीज़ों को गलत नहीं करते या किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि धोखा दे दिया, चीट कर दिया। मतलब नॉर्मली आप इन पर विश्वास कर नॉर्मली सकते आप इन हैं? नंबर्स पे भरोसा कर सकते हो। ओके, यानी 8 नंबर और 4 नंबर, इनसे बच के रहना चाहिए बच के थोड़ा-सा। रहना चाहिए। साथ ओके। में 9 नंबर की अगर मैं बात करूँ हाँ। तो 9 नंबर जो है ना, धोखा तो इतनी आसानी से नहीं देते हैं। लेकिन 9 नंबर वालों के साथ में एक चीज़ें होती हैं कि जब तक आप उनकी बात सुन रहे हो, जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हो, तब तक वो आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपने उनको सही-गलत कहना शुरू कर दिया या सही-गलत समझाना शुरू कर दिया या किसी चीज़ में आपने उनके साथ बहुत ज़्यादा रोक-टोक करनी शुरू करी, तो वहाँ पे आपके साथ 9 नंबर वाला भी थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है, थोड़ा-सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ओके। तो ये चीज़ें थोड़ा 9 नंबर वाले के साथ भी होती हैं। अच्छा, ऐसा कौन-सा नंबर है जिसकी मैरिड लाइफ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है? सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर देखा जाए तो 7 नंबर वाले की ओके। और 4 नंबर वाले की और 2 नंबर वाले की। ये अच्छा। 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्ट्रगल होता आती है। हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और शुरुआती फेज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तो फिर भी चीज़ें समय के साथ में बेटर होनी शुरू हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग चीज़ें जो होती हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और वो कौन-सा नंबर है जिसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है? बहुत अच्छी की अगर बात करें तो 1 नंबर की, 6 नंबर की, 5 नंबर की, 3 नंबर की, इन नंबर्स की मैरिड लाइफ अच्छी होती है। बाकी नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, और बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी ग्रिड में कौन से नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो इन नंबर्स की अच्छी होती है मैरिड लाइफ। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिनको बहुत आसानी से, मतलब कम मेहनत में भी पैसा मिल जाता है, मतलब जो पैसे के मामले में बहुत लकी होते हैं? हाँ, अगर बात करें कि लकी की तो 4 नंबर को कहा गया है कि सडन गेन और सडन लॉस। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, 4 नंबर वालों को एकदम सडनली पैसा मिल जाना। और 6 नंबर को भी कहा गया है कि लग्ज़री को, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब 6 नंबर वालों के साथ में ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम से मिल जाएँ चीज़ें। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में 6 नंबर वाले के साथ में ना एक चीज़ देखी जाती है पैसों को लेकर कि उसका कोई काम नहीं रुकता। अच्छा। कैसे भी करके एंड मोमेंट पे आपकी हेल्प कोई ना कोई आके कर देगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, ऐसा हो जाता है 6 नंबर वालों के साथ। ये नहीं कह सकते कि हाँ एकदम से बहुत ज़्यादा लग्जरी मिल गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हाँ उनका कोई काम नहीं रुकता है। पैसे से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम है, अटका हुआ है, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा और आपके काम बन जाएंगे। ये 6 नंबर वालों के साथ में होता है। शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है, तो लग्जरी लाइफ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अट्रैक्ट भी करते हैं लग्जरी। ओके। अच्छा, अगर प्रोफेशन के मामले में बात करें हम, तो वो कौन से नंबर वाले होते हैं जो सबसे ज़्यादा लकी माने गए? मतलब उनके प्रोफेशन में, जैसे आपने कहा कि पैसे के मामले में 6 नंबर की अगर हम बात करें, तो 6 नंबर का कोई काम अटकता नहीं। जी। वैसी प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो कौन-सा नंबर होता है जिसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है? मतलब प्रोफेशन के मामले में जो बहुत लकी माने गए? 4 नंबर जो है प्रोफेशन के मामले में बहुत अच्छा साबित होता है, और साथ में 5 नंबर।
ओह 5 नंबर वाले जो होते हैं ना प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं और लक्की साबित होते हैं कि उनको ना चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, एकदम से ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हाँ, उन्हें मिल गया। ये अच्छा 5 नंबर वालों के साथ में बहुत होता है। 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर वाला भी बहुत लकी साबित होता है इन चीज़ों के मामले में। अगर बिज़नेस करते हैं ना 1 नंबर वाले तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब उनका लक काम करता है। बिज़नेस ओके उनका अच्छा चल जाता है, ग्रोथ हो जाती है। डेली लाइफ में अगर पैसे को अट्रैक्ट करना हो तो क्या किया जा सकता है? डेली लाइफ में अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है, वेल्थ को अट्रैक्ट करना है तो एक काम हर किसी को करना चाहिए। आप जब भी सुबह सो के उठते हो, एक ही भगवान है जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो सूर्यदेव हैं। हाँ जब भी आप सुबह सो के उठो, आप उनको प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि जैसे आप रोज़ सुबह उगते हो और सबको पूरी दुनिया को रोशनी देते हो और पूरी दुनिया आपकी वजह से चमक रही है, पूरी दुनिया को हम देख पा रहे हैं, वो आपकी वजह से है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अच्छी हों, जिसकी वजह से मैं लाइफ में ग्रोथ कर सकूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख सकूँ और मैं अपनी लाइफ में चमक सकूँ, अपने करियर में चमक सकूँ, अपने करियर में ग्रोथ कर सकूँ। तो इस तरह से आपको जब भी सुबह उठना है और सूर्यदेव को प्रणाम करके ये ज़रूर बोलना है। अगर डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमने ये करना शुरू किया तो आप देखना डे बाय डे आपकी चमक, आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और आप एक बहुत अच्छा निखार लेकर आओगे अपने जीवन में, अपने करियर में। कर्ज चुका पाने के लिए मतलब अगर किसी पर कर्ज है, वो कर्ज चुकाना चाहता है ना, लोन है, किसी भी तरीके का ऋण है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक का लोन हो गया हो या फिर किसी से भी आपने कर्ज ले लिया हो और वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक उपाय कर्ज के लिए ज़रूर करना चाहिए। अभी जो चल रहा है, अधिक मास चल रहा है अभी, तो अधिक मास में एक उपाय ज़रूर करना चाहिए, पानी का दान। जितना पानी का दान आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पानी जो है चंद्रमा है, माँ लक्ष्मी है। अगर आप माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके कर्ज खत्म हो जाएं, आप जगह-जगह पे लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दो। पानी की बॉटल्स आप दे सकते हो, नहीं तो शरबत आप दे सकते हो, ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक काम ज़रूर करते हैं लोग, गंदगी कर देते हैं। अगर आप शरबत बाँट रहे हो तो आपने क्या किया, ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं आप उनको शरबत पिला रहे हो, फिर क्या करते हैं वो रोड पे ही ग्लास फेंक देते फेंक के हैं। चले जाते वहाँ हैं। पे बहुत सारी मैं देखती हूँ कि ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर दूसरी आप जगह गलत भी कर रहे लेकिन हो। वो अच्छा आपने किया, लेकिन साथ में वहाँ गंदगी कर दी ना, तो वो आपने गलत कर दिया। क्योंकि आपने बताया पानी लक्ष्मी है, फिर वहाँ गंदगी। वहाँ गंदगी हो गई। वो हाँ। आपने राहु को अपने एक्टिव कर लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी का दान कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे गंदगी ना हो। या तो आपने जैसे शरबत का भंडारा किया, कोई डस्टबिन रख सब दो। हाँ, कोई डस्टबिन रख दो, नहीं तो अगर भंडारा पूरा हो गया, तो आप वहाँ से वो सारी बॉटल्स, वो सारी गंदगी वहाँ से हटा के कहीं पे आप उसे फेंक दो। ये ज़रूर करना चाहिए। वहाँ पे राहु को इकट्ठा ना करें, क्योंकि आपने अभी अपने चंद्रमा को मजबूत किया, आपने माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट किया, लेकिन वहाँ पे आपने राहु को एक्टिव कर दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। कोई भी दान अगर आप करते हो, तो आपको उस दान को करने के समय ये नहीं सोचना है कि हाँ, मैं ये दान इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को ये मिल जाए। बेनिफिट के साथ में कोई भी चीज़ें अगर आप सोच के करोगे या कोई भी ऐसा लालच रख के करोगे, तो वहाँ पे आपको उतना फल नहीं मिलेगा। जहाँ आप कोई भी दान कर रहे हो, कोई भी चीज़ें कर रहे हो ना, ये सोच के करो कि बस ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि किसी और ये किसी करना को है। ये करना है, ये मुझे अच्छा लगता है और मुझे अभी क्या, मुझे आगे भी ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी है जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ या लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। ये भावना अगर जिस दिन जिसके अंदर भी आ गई, वहाँ से आप देखना वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी, कर्ज़े अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएँगे। आपकी अगर फैमिली है, तो आप ये सोचना शुरू कर दो कि मुझे मेरी फैमिली का पालन-पोषण करना है, मुझे अपनी फैमिली को चलाना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे कमाना है। जब आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया ना, उन सबके भाग्य आपसे जुड़ गए। ओह माय गॉड! ये बड़ी और बात जिस है। दिन आपने ये सोच के कमाना शुरू किया, ये सोच के मेहनत करनी शुरू की, तो आप देखना नित नए ऊँचाइयों पे आप बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इतना मतलब बहुत अच्छा ये उपाय है और बहुत छोटी चीज़ है, सिर्फ़ आपको आपकी सोच बदलनी है। लेकिन आजकल लोग क्या है, सिर्फ़ अपने बारे में सोच के चलते हैं कि मैं कमाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, मेरा भाई
मेरे से ज्यादा 4 पैसे कमा रहा है तो जलन होने लग जाती है, मेरी बहन मुझसे ज्यादा अच्छा कर रही है, मेरे अच्छे घर में चली गई है तो जलन होने शुरू हो जाती है। तो ये चीजें अगर आपके अंदर ये भावना आ गई तो आप कितने उपाय कर लेना, कुछ भी कितने नहीं टोटके कर लेना, कुछ भी नहीं होगा, आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। अगर आपने 4 पैसे किसी से लेके किसी के साथ धोखा करके कमा लिए और आप सोच रहे हो कि आपने ग्रोथ पा ली, आपने तरक्की कर ली, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपने बारे में, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आने वाले समय में आज आप 4 पैसे कमा के ऊंचाइयों पे चले जाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा डाउनफॉल आएगा कि आप उस दिन को लेके सोचोगे और आप रहोगे कि मैंने ऐसा किया था और मुझे ये फल मिला। और ऐसा होता है, ऐसे कितने करोड़पति हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि वो घोटाला करके, वो लोगों का 4 पैसा मार के करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, उनके ही बच्चे उनको पानी तक नहीं पूछते, उनके ही बच्चे उनको अपने घर से निकाल देते हैं। ये कर्माज हैं, आपके पास वापस आएंगे। तो इन चीजों को हमेशा सोच के चलो कि आपको कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, ऊपर वाला आपको देख रहा है, उसकी निगाह आपके ऊपर है। अगर आप कोई गलती करोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे, तो वो आपके जीवन में वापस आएगा ही आएगा। तो कभी भी कोई भी कर्म करें वो सोच के समझ के करें। आप देखना, वेल्थ के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको भर भर के देगा अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप अपने परिवार को साथ लेकर चल रहे हो, आप लोगों को साथ लेकर चल रहे हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो आप देखना आपको वेल्थ अपने आप ही मिलेगी। अच्छा, किसी का घर नहीं बन रहा हो, क्या उपाय हो सकता है? अगर किसी का घर नहीं बन रहा है तो सबसे अच्छा एक उपाय है कि जहाँ पे भी मंदिर निर्माण का काम चल रहा हो वहाँ पे आप हेल्प कर दो। चाहे आप ईट जो आती हैं वो वहाँ पे खरीद के करवा दो, या फिर सीमेंट दान कर दो, या सरिया का करवा दो, कुछ भी, मतलब अपनी तरफ से आपके बजट के हिसाब से जो भी हो पाए वो कर दो। और कहीं भी अगर भंडारा हो रहा है और आपने वहाँ पे नमक का दान कर दिया, तो ये बहुत बड़ा दान है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे भंडारा हो रहा है अगर आपने एक नमक का पैकेट दान कर दिया ना, तो उसमें आपका सहयोग हो गया, ये बहुत बड़ा दान है। तो ये करना आप शुरू करो। साथ में चींटियों को आप 50-100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते, आप एक काम करो, आटा लो, भूनो, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाओ और चींटियों को खिलाना शुरू कर दो। आपने एक दिन में 10-20 चींटियों को भी खिला दिया ना, आपने बहुत बड़ा दान कर दिया, आपने आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर दिया। चींटियां जो है पृथ्वी पे वास करती हैं और हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो आपने अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। मछलियों को आपने अगर आटे की गोलियां बना के खिलाना शुरू कर दिया तो आपने अपना वाटर एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया। हमारे जो शरीर है ना पंच तत्वों से बना हुआ है, तो पांचों तत्वों को हमें मजबूत बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमने 5 एलिमेंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना करियर खुद ही अच्छा कर लिया। पक्षियों को आप खिलाओ, आप अपना स्पेस एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। आप मछलियों को खिला रहे हो, आपने वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपने चींटियों को खिला दिया, आपने अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इस तरह के उपाय जो हैं हमें हमारे नेचर से जोड़ते हैं, हमें हमारे यूनिवर्स से जोड़ते हैं, और वो हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। तो इन उपायों को हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, बिना अपने नंबर्स देखे, बिना अपनी कुंडली दिखाए। आप ये काम डेली वेज में करते रहो, आप देखना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, ग्रोथ करते जाओगे। अच्छा, आपने 1 नंबर का जिक्र किया, मेरे दिमाग में बहुत देर से ये सवाल उठ रहा था। आपने कहा कि 1 नंबर जो है वो राजा का नंबर है, सूर्य का जो साल है, सूर्य क्योंकि राजा है, सूर्य का नंबर 1 होता है। राहुल गांधी का भी नंबर 1 है, तो वो राजा क्यों नहीं है? राहुल गांधी का जो नंबर है वो बिल्कुल आपने सही कहा, उनका मूलांक 1 है और उनका भाग्यांक 6 है। और आप देखो कि उनकी लाइफ जो है राजा की तरह ही उनकी लाइफ है। जब उनका जन्म हुआ है, इतने भरे पूरे परिवार में हुआ है, राजनीति के घर में हुआ है, तो वो राजा बन के ही जन्म लिए हैं। लेकिन अगर मैं उनके नाम की बात करूं, उनका जो नाम आता है, नाम का टोटल जो है, राहुल गांधी का टोटल जो है वो 36 पे आता है। 36 का आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने नेम के स्पेलिंग में चेंजेस करें तो उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर उन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग को नहीं सही किया तो उनका राजनीति का जो करियर है वो खत्म हो जाएगा, वो ऑलरेडी खत्म है। ओके। हाँ, आने वाले समय में भी उनका कोई राजनीति में बहुत अच्छा करियर नहीं दिखता है, तो उन्हें अपने नेम की स्पेलिंग को सही जरूर करवाना चाहिए,
ताकि वो कुछ लाइफ में कर सकें। अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो आप देखना पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके नेम की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा गलत है, उनको सही करवाने की ज़रूरत है। ओके। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, ऑडियंस ने, अभी आप न्यूमरोलॉजी पे पूरा पॉडकास्ट देख लिया होगा, तो अब एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, तो किस पर विश्वास करें? मतलब अगर किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना है तो वो न्यूमरोलॉजी पर विश्वास करें या फिर एस्ट्रोलॉजी पे, किस पे विश्वास करें? देखिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करें, दोनों ही साइंस सही है। जैसे कि हमें कहीं जाना है ना, तो हम एक तो पहले के समय में क्या होता था कि पूछ के चले जाते थे। आज के समय में क्या है, हम मैप से जाते हैं, मैप से जल्दी पहुंच जाते हैं। पहले के समय में थोड़ा समय लगता था क्योंकि पूछते जाते थे। तो दोनों ही चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करके कहीं भी जाते हैं तो पहुंचते तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे ही हैं। लेकिन बस बात यही है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो थोड़ी ईजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू प्रिडिक्ट है, तो इस वजह से आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा चलन में है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष भी एक साइंस है और वो भी एक बहुत अच्छी विद्या है। और भविष्य जानने के लिए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में से आप किसी भी चीज़ का यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आपकी जो प्रेडिक्शन होंगी, जो चीज़ें होंगी वो सेम ही आएंगी। लेकिन सही न्यूमरोलॉजिस्ट और सही एस्ट्रोलॉजर को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है कि हर कोई तो न्यूमरोलॉजी कर रहा है, हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। 4 दिन कोर्स करके आजकल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जा रहे हैं, आजकल एस्ट्रोलॉजर बन जा रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपको सही गाइडेंस किससे मिलेगी, वो आपको खुद डिसाइड करना है। लोग क्या है कि 4 लोगों से बात करेंगे कि उनकी तो फीस कम है, उनसे बात कर लेते हैं, इन्होंने तो इतनी ज़्यादा फीस बता दी। एक होता है जनरल डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर, और एक होता है स्पेशलिस्ट होता है। तो जब हमें जैसी समस्या है हमें वैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो आप जनरल कंसल्टेशन ले रहे हो तो आप दिखा लो किसी को। लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सही एस्ट्रोलॉजी, सही न्यूमरोलॉजी आपको तभी चूज़ करनी चाहिए जब आप उस पर्सन को अच्छे से जान पाओ, अच्छे से समझ पाओ। आप किसी भी वीडियो को देख के, किसी भी चीज़ को देख के जज ना करो किसी को। आप उसके बारे में डीप पहले रिसर्च करके उसके बाद में उससे कंसल्ट करो। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। आजकल क्या है कि हर कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है। आपको सही गाइडेंस के लिए सही पर्सन के पास जाना होगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऐप से देख के बता देंगे, एआई से पढ़ लेंगे, चैट जीपीटी से पढ़ लेंगे। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको जनरल चीज़ें मिलेंगी। जनरल चीज़ों को आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक हो। तो इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद ही डॉक्टर ना बन के आप एक अच्छे डॉक्टर से या अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आपको सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको भी।